disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां बहुत कुछ अलग अलग है। यहां आपको बिजी सिटीज भी मिलेंगे और बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स भी। यहां के लैंडस्केप्स बहुत ही यूनिक हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ लोग कैसे फैले हुए हैं। 95% से ज्यादा जमीन पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे ये कॉन्टिनेंट ज्यादातर खाली है। लेकिन ये पूरी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे ड्राई इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट है और इसी वजह से लोग जहां रहना चूज करते हैं। यहाँ का इंटीरियर पार्ट, जिसे आउटबैक कहा जाता है, वहां बहुत तेज गर्मी, कम बारिश और बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं। इन सब चीजों की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं रह पाते। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट लाइन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, जमीन उपजाऊ है और समुद्र भी पास है। खाली पड़े इंटीरियर और पॉपुलेटेड कोस्ट के बीच का ये फर्क ही ऑस्ट्रेलिया को खाली होने का एहसास देता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे के रीजंस को समझने के लिए हमें यहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक रियलिटीज को समझना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एडेप्टेशन, रेजिलियंस और एनवायरनमेंट की ताकत ह्यूमन डेस्टिनी को शेप देती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाएंगे तो आपको एक ऐसा लैंडस्केप दिखेगा जो बिल्कुल अलग होगा। आउटबैक, जिसे अक्सर रेड सेंटर भी कहा जाता है, ये कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा एरिया लाल डेजर्ट्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और पुराने रॉक फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आउटबैक अपनी ड्राइनेस के लिए जाना जाता है। दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रात में अचानक से बहुत कम हो जाता है। ये टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव और पानी की कमी आउटबैक को इंसानों और एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी एक मुश्किल जगह बना देती है। अपनी इन तकलीफों के बावजूद आउटबैक में एक अलग ही अट्रैक्शन है। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है और एकांत है। सूखे इंटीरियर के बिल्कुल ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट लाइन लाइफ और एक्टिविटी से भरा हुआ है। अपने प्लेजेंट क्लाइमेट, उपजाऊ जमीन और समुद्र के पास होने की वजह से ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलियंस कोस्ट के पास रहना पसंद करते हैं। बस्लिंग सिटीज से लेकर शांत सीसाइड टाउन्स तक कोस्ट कई तरह की लाइफस्टाइल्स ऑफर करता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सुंदर बीचेस हैं। क्वींसलैंड के व्हाइट सैंड से लेकर टैस्मेनिया के रगड कोस्टलाइंस तक यहाँ हर किसी के लिए एक बीच है। यहाँ का गर्म पानी स्विमिंग, सर्फिंग और फिशिंग के लिए बिल्कुल सही है, जो कोस्ट को लोकल्स और टूरिस्ट्स दोनों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाता है। अपनी रिक्रिएशनल वैल्यू के अलावा कोस्ट का इकोनॉमिक महत्व भी है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहर कोस्ट पर स्थित हैं, जो ट्रेड, फाइनेंस और टूरिज्म के लिए सेंटर्स हैं। उपजाऊ कोस्टल रीजन्स में एग्रीकल्चर भी होता है, जहां कई तरह की क्रॉप्स और लाइव स्टॉक उगाई जाती हैं। सूखे इंटीरियर और प्लेजेंट लाइफ से भरे कोस्ट के बीच का कॉन्ट्रास्ट ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि ज्योग्राफी ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स को कैसे शेप करती है और समुद्र के किनारे की जिंदगी का अपना ही एक अलग अपील है। ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी इसके हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जब 18वीं सेंचुरी के अंत में ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स यहां आए तो वो कोस्ट की उपजाऊ जमीन और प्लेजेंट क्लाइमेट की तरफ अट्रैक्टेड हुए। सबसे पहले यूरोपियन सेटलमेंट्स साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर बसे, जिनसे आज के बड़े शहर बने हैं। जैसे जैसे ज्यादा सेटलर्स आए, वो एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज के लिए इनलैंड जाना शुरू हो गए। हालांकि आउटबैक की मुश्किल रियलिटीज जल्द ही उनके सामने आ गई। पानी की कमी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और बहुत ज्यादा दूरी ने इनलैंड सेटलमेंट को एक बहुत बड़ा काम बना दिया। इसलिए ज्यादातर पॉपुलेशन कोस्ट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रही। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन जैसे बड़े शहर ट्रेड, कॉमर्स और कल्चर के सेंटर्स बनकर उभरे।
इंटीरियर, जहां बहुत कम लोग रहते थे, ने कोस्टल सिटीज को रिसोर्सेज जैसे वुल, मिनरल्स और लाइवस्टॉक सप्लाई करने में एक अहम रोल निभाया। सेटलमेंट के इस हिस्टोरिकल पैटर्न ने ऑस्ट्रेलिया के डेमोग्राफिक्स पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। कोस्ट आज भी देश का इकोनॉमिक और कल्चरल हार्टलैंड बना हुआ है, जबकि इंटीरियर, जहां अभी भी बहुत कम लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलियन साइकी में एक खास जगह रखता है। सेक्शन 5, सिटीज एंड माइंस, द इकोनॉमिक पुल। ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप ने भी इसके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शेप करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। कोस्टल सिटीज, जहां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड वर्कफोर्स है और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच है, नेचुरली इकोनॉमिक पावर हाउसेस बन गए हैं। वो बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके विपरीत आउटबैक, जहां बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूनिक इकोनॉमिक चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। इसकी रिमोटनेस, हार्श कंडीशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल और महंगा बना देती है। इसी वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज, खासकर माइनिंग में, फ्लाई इन फ्लाई आउट मॉडल अपनाया जाता है। इस मॉडल के तहत वर्कर्स को काम करने के लिए रिमोट माइनिंग साइट्स पर ले जाया जाता है और फिर उनके ऑफ टाइम में उन्हें वापस उनके घर कोस्टल सिटीज में भेज दिया जाता है, जहां ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये आउटबैक में परमानेंट सेटलमेंट को एनकरेज नहीं करता है। कोस्ट और इंटीरियर के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इम्बैलेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। हालांकि रीजनल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कुछ एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन कोस्ट का अट्रैक्शन, जहां जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर है, लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। सेक्शन 6, थर्स्टी लैंड वाटर एंड द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वाटर, या यूं कहें कि पानी की कमी, हमेशा से ही ऑस्ट्रेलियन लाइफ का एक अहम हिस्सा रही है। इस कॉन्टिनेंट की ड्राइनेस, ह्यूमन सेटलमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्लाइमेट चेंज इन चैलेंजेस को और भी बदतर बना रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्रीक्वेंट और सिवियर ड्राउट्स पड़ रहे हैं। मरे डार्लिंग बेसिन, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रीजन है, हाल के सालों में सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। बहुत से एरियाज में वाटर रिस्ट्रिक्शंस आम बात हो गई है और कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने की भी आशंका है, जिनमें हीट वेव्स, बुश फायर्स और फ्लड्स शामिल हैं। इन इवेंट्स का कम्युनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कोस्टल कम्युनिटीज खास तौर पर सी लेवल राइज और कोस्टल इरोजन से वल्नरेबल हैं। वाटर स्कैर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाली चुनौतियां बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और इनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है। वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और चेंजिंग क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। एक दीगी Section 7, Ancient Custodians, Indigenous Australians and the Outback. Outback sparsely populated लग सकता है, लेकिन ये दुनिया की सबसे पुरानी लिविंग कल्चर्स का घर है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस हजारों सालों से वो इस जमीन के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। उनकी आर्ट, स्टोरीज और ट्रेडिशंस जमीन के बारे में उनके प्रोफाउंड नॉलेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने सस्टेनेबल तरीके डेवलप किए हैं, जिनसे वो इस एनवायरनमेंट में फल फूल रहे हैं। हालांकि यूरोपियन सेटलर्स के आने का इंडिजिनस कम्युनिटीज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। चैलेंजेस के बावजूद इंडिजिनस कम्युनिटीज आज भी रेजिलिएंट हैं। सेक्शन 8, द फ्यूचर ऑफ द आउटबैक, अ डेलिकेट बैलेंस। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया 21st सेंचुरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है, ये सवाल कि इसके विशाल इंटीरियर को सबसे अच्छे तरीके से कैसे मैनेज और यूटिलाइज किया जाए, एक कॉम्प्लेक्स सवाल बना हुआ है।
आउटबैक बहुत ज्यादा नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल सिग्निफिकेंस और इकोनॉमिक पोटेंशियल वाली जगह है। हालांकि ये एक फ्रैजाइल एनवायरनमेंट भी है जो क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ के बढ़ते प्रेशर का सामना कर रहा है। आगे बढ़ने का एक सस्टेनेबल रास्ता खोजने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स की जरूरतों पर ध्यान देना होगा, जिनमें इंडिजिनस कम्युनिटीज से लेकर माइनिंग कंपनीज और अर्बन रेजिडेंट्स तक शामिल हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना, कल्चरल हेरिटेज का सम्मान करते हुए इनोवेशन को अपनाना और ये इंश्योर करना कि प्रोग्रेस के बेनिफिट्स सभी को इक्वली मिलें, बहुत जरूरी होगा। आउटबैक अपनी विशालता और बेमिसाल खूबसूरती के साथ हमेशा से ही ऑस्ट्रेलियन इमेजिनेशन में एक खास जगह रखता है। ये चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों की जगह है, प्राइड और कंसर्न दोनों का सोर्स है। आज जो चॉइसेस किए जाएंगे वो आने वाली